वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट की, बीएससी फर्स्ट और बीएससी बीएड फर्स्ट। यूनिट है आपकी फर्स्ट नंबर यूनिट और ये पार्ट चल रहा है आपका, पार्ट नंबर है 10। ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा आपका जूलॉजी। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले की क्लास में प्रोकैरियोटिक सेल का अध्ययन किया, जिसमें बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। ब्लू ग्रीन एल्गी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स अब हम एक नेक्स्ट सूक्ष्म स्ट्रक्चर का अध्ययन करने जा रहे हैं। वह एक ऐसी संरचना है जिसे ना तो हम सजीव मान सकते हैं और ना ही हमें निर्जीव मान सकते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव आपका होता है, ये है आपका वायरस। क्या है? वायरस। देखिए, वायरस से आप सभी अभी तक वाकिफ़ हो, और आजकल जो तहलका मचा रखा है वो आपका कोरोना वायरस है। ठीक है, तो इसी प्रकार के वायरस होते हैं, और वायरस जो होते हैं वो क्या करते हैं? पॉइजनस। यानी कि वायरस जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। उसका अर्थ क्या होता है? लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है पॉइजन। क्या अर्थ होता है? पॉइजन या विष। यानी कि वायरस वे पदार्थ हैं जो विष फैलाने का कार्य करते हैं। देखिए, अब ये जो वायरस आपका है, वायरस के बारे में सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो अध्ययन किया था इवेनोवेस्की ने। किसने अध्ययन किया था? इसकी खोजकर्ता कौन है भाई? खोजकर्ता, सबसे पहले खोजकर्ता कौन है? इसके हैं इवेनोवेस्की नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया? इस वायरस के बारे में बताया। लेकिन एक वैज्ञानिक आपका और होता है बेंजेरिक जो वैज्ञानिक था, उसने क्या किया? इस वायरस की डिटेल स्टडी की। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वायरस जो होते हैं, ये होते क्या हैं? स्टूडेंट्स, जो वायरस होते हैं इन्हें ना तो हम सजीव मान सकते हैं और ना ही हमें निर्जीव मान सकते हैं। अर्थात ये किसी जीवित सेल के अंदर प्रवेश करते हैं तो क्या हो जाते हैं? ये जीवित लक्षण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सेल के बाहर क्या होते हैं? ये निर्जीव होते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम वायरस का जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, तो वायरस के जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? देखिए, अब जो वायरस है, वायरस के क्या हैं जनरल कैरेक्टर? देखिए आप, जनरल कैरेक्टर क्या है इसके? सबसे पहले यानी कि लक्षण क्या हैं? सबसे पहले मैं बात करता हूं कि वायरस जो होता है वो कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता है। अर्थात ये हमेशा पैरासाइट्स के रूप में रहेगा, परजीवी के रूप में रहेगा। अर्थात वायरस जो होते हैं ये क्या होते हैं? अंतः परजीवी होते हैं। और होते भी कैसे हैं? अविकल्पी, यानी कि इनका कोशिका के अलावा कोई विकल्प इनके पास मौजूद नहीं है। अर्थात वायरस इज obligate
इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, यानी जो वायरस जो होते हैं वो हमेशा ही अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। वायरस हमेशा ही अंतःकोशिकीय होंगे और परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। यदि हम इससे पहले प्रोकैरियोटिक सेल का अध्ययन कर रहे थे और प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो माइक्रो स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? माइक्रो स्ट्रक्चर होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे माइक्रो क्या होता है? पीपीएलओ, यानी कि माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा सबसे माइनर स्ट्रक्चर होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वायरस होते हैं ना, वायरस इस माइकोप्लाज्मा से भी बहुत ही माइनर होते हैं, इससे बहुत ही छोटे होते हैं। अर्थात वायरस की यदि हम स्टडी करते हैं तो वायरस की हमें स्टडी करते हैं तो इसकी स्टडी के लिए साधारण सूक्ष्मदर्शी या जो कम आवर्धन क्षमता की, यानी कि जिसकी मैग्निफिकेशन पावर जिस सूक्ष्मदर्शी की कम है, उसके द्वारा हम इसे नहीं देख सकते हैं। तो इसकी स्टडी के लिए हमें क्या चाहिए? हाई पावर माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। यानी इसकी स्टडी के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? कि उच्च दक्षता वाले सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा ही इसे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो वायरस होते हैं, ये वायरस अत्यधिक संक्रामक होते हैं। अत्यधिक क्या कहते हैं? संक्रमण क्षमता इनमें क्या होती है? संक्रामक, अत्यधिक संक्रामक होते हैं। यानी कि संक्रमण की क्षमता वायरस में क्या होती है? वायरस के अंदर जो संक्रमण की क्षमता होती है वो बहुत ही अधिक होती है। यानी कि बहुत अधिक संक्रमण की क्षमता होने के कारण ये क्या करते हैं कि ये एक परजीवी से दूसरे परजीवी में बहुत ही तेज़ी से क्या होते रहते हैं? संचरित होते रहते हैं। अर्थात ट्रांसमिशन की जो दर होती है, इनकी ट्रांसमिशन जो रेट होती है वो क्या होती है? ट्रांसमिटर रेट इज वेरी हाई, यानी कि संचरण की इनकी जो दर होती है वो बहुत ही उच्च होती है। अर्थात एक होस्ट से दूसरे होस्ट के अंदर ये जल्दी संचरित हो सकते हैं। अब वायरस के बारे में देखिए कि वायरस जो होता है ना, वायरस एक प्रकार की कोशिका नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? कि वायरस के अंदर मल्टीप्लेक्शन तो होता है, मल्टीप्लेक्शन तो होता है इसका, यानी गुणन तो इसका होता है। लेकिन जो इसका मल्टीप्लेक्शन होता है, ये जिस प्रकार से कोशिका के अंदर सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन, बाइनरी फ्यूजन, जिस प्रकार से सामान्य कोशिका में सेल डिवीजन के द्वारा या बाइनरी फ्यूजन के द्वारा या द्विविभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है ना, उस प्रकार से ये वायरस अपना विभाजन नहीं कर सकते हैं। अर्थात जो वायरस है, वायरस में किसकी क्षमता नहीं होती है? विभाजन की क्षमता नहीं होती है। लेकिन ये अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, अपना गुणन कर सकते हैं। वो बात मैं आगे करूँगा कि ये अपना गुणन किस प्रकार से कर सकते हैं, अपना मल्टीप्लेक्शन है किस प्रकार से कर सकते हैं। अब जो वायरस होते हैं, वायरस जो होता है, जो सनलाइट चाहे कितनी ही तेज सनलाइट हो उसको सहन कर सकते हैं। वायरस जो होते हैं कितनी ही ठंड हो, ठंड को सहन कर सकते हैं, उच्च ताप को सहन कर सकते हैं। अर्थात वायरस के ऊपर ये जो फिजिकल फैक्टर होते हैं, इनका प्रभाव क्या होता है? बहुत ही कम होता है। लेकिन वायरस के लिए ये कहा जाता है कि वायरस जो होता है आपका एक रसायन है एसीटोन। वैसे तो केमिकल का फर्क बहुत कम पड़ता है वायरस के ऊपर, केमिकल का भी बहुत कम इफेक्ट होता है इसके ऊपर, लेकिन एसीटोन और जो
एसीटोन और एल्कोहल। एसीटोन और एल्कोहल दो केमिकल ऐसे हैं जिसकी सहायता से इसे क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, यानी कि इसका अवक्षेपित कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, इसको अवक्षेपित कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसीलिए जो हैंड वॉश कोरोना के लिए बार बार हैंड धोते हैं उसमें क्या होता है, या तो एसीटोन होता है या क्या होता है, एल्कोहल होता है, या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल उसके अंदर होता है। इन्हीं केमिकल्स के द्वारा क्या बने होते हैं, अपने हैंड वॉश बने होते हैं जो कोरोना वायरस को क्या कर सकते हैं, मृत कर सकते हैं, या प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, या अवक्षेपित कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इनके ऊपर केमिकल का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठंड का प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन केमिकल के रूप में एसीटोन और एल्कोहल के द्वारा ये क्या हो सकते हैं, प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ये वायरस जो होता है, ये इसको क्या कर सकते हैं हम, क्रिस्टलीकरण भी कर सकते हैं, क्रिस्टलीकरण भी कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन क्या कर सकते हैं, इसका क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। अर्थात वायरस को हम रवों के रूप में, क्रिस्टल के रूप में भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात वायरस को हम क्या कर सकते हैं, इसका क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो वायरस है, वायरस का अध्ययन हम इस सेल बायोलॉजी में नहीं करते हैं। वायरस के अध्ययन के लिए इसकी अलग ही विज्ञान की शाखा है, इसे हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी क्या है, वायरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत केवल और केवल किसका अध्ययन किया जाता है, वायरस का अध्ययन किया जाता है। और वे वैज्ञानिक या शोधकर्ता या रिसर्चकर्ता जो वायरस का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उन वैज्ञानिक को हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं वायरोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है, वायरोलॉजिस्ट कहा जाता है। अर्थात जो वायरस है, वायरस की स्टडी के लिए, वायरस की स्टडी के लिए जो विज्ञान की शाखा है उसे हम वायरोलॉजी कहा जाता है, और इसके अध्ययनकर्ता क्या कहते हैं, वायरोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये तो थी वायरस के सामान्य कैरेक्टर की बात। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो वायरस होते हैं, वायरस के अंदर क्या होता है, वायरस की यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ ए वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ ए वायरस। ठीक है, यदि वायरस की स्ट्रक्चर देखते हैं तो वायरस की स्ट्रक्चर हमें कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। यानी कि ये जो सेंटर में जो होता है, सेंटर में इसके क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। सेंटर में क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। जो सेंटर पार्ट है इसे कोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर भी कहा जाता है। कोर का अर्थ ही सेंट्रल होता है। और इस कोर के बाहर क्या होता है, इस कोर के बाहर इस प्रकार से इस कोर के बाहर इस प्रकार से छोटी छोटी यूनिट पाई जाती है। ये जो छोटी छोटी यूनिट होती है, ये क्या होता है, ये इसके चारों ओर एक इनवॉल्व होता है, यानी कि
आवरण होता है। और इसके चारों ओर जो ये आवरण होता है, ये आवरण है वो भी प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है ये आवरण? प्रोटीन का बना होता है। यानी कि इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो सेंट्रल कोर पार्ट है, कोर पार्ट के चारों ओर इस प्रकार का क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को हम क्या बोलते हैं? ये आवरण किसका है? प्रोटीन का है। किसका है? प्रोटीन का। इसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं इन्हें? इस आवरण को हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड। ये जो आवरण है इसे कैप्सिड कहते हैं। लेकिन इस आवरण के अंदर ये जो आपको जो छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। यानी कि पूर्ण रूप से ये प्रोटीन से ही बनी होती है। पूर्ण रूप से क्या होती है? प्रोटीन से बनी होती है। प्रोटीन से बनी हुई इन आकृति को प्रोटीन से बनी हुई ये आकृति क्या कहलाती है? इन्हें कहते हैं हम कैप्सोमियर। क्या कहते हैं इन्हें? कैप्सोमियर। ये प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे कहेंगे हमें कैप्सोमियर। क्या कहेंगे? कैप्सोमियर। यानी कि इस पूरी संरचना को क्या बोलते हैं? कैप्सिड। लेकिन ये छोटी छोटी, ये पूरी कैप्सिड क्या है? छोटी छोटी यूनिट के द्वारा क्या होती है? बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर से कहा जाता है। अब देखते हैं, ये तो है यदि प्लांट के अंदर। यदि किसी एनिमल के अंदर वायरस और होता है, जो एनिमल वायरस होता है, एनिमल वायरस में देखिए ये जो कैप्सोमियर है, ये अंदर का कोर पार्ट, ये फिर इसका कैप्सिड, और ये छोटी छोटी इकाइयाँ कैप्सोमियर। लेकिन यदि हम एनिमल वायरस की बात करते हैं, एनिमल वायरस में क्या होता है भाई? एनिमल का जो वायरस होता है, एनिमल वायरस के अंदर जो वायरस के कोर के चारों ओर प्रोटीन का एक आवरण पाया जाता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। इसके चारों ओर एक आवरण और पाया जाता है, और ये आवरण भी क्या होता है? छोटी छोटी यूनिट्स का बना होता है, छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है। इस आवरण, ये आवरण जो होता है, ये सामान्यतः लिपिड व प्रोटीन का क्या होता है? बना होता है। ये जो आवरण होगा ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड और प्रोटीन का बना होने के कारण इस प्रकार के वायरस को, जिसमें यह आवरण पाया जाता है, लिपोवायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है अभी? उसे कहा जाता है लिपोवायरस। लिपोवायरस यानी कि ये आवरण किसका बना होगा? लिपिड एंड किसका बना होगा? प्रोटीन का। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसलिए इसे लिपोप्रोटीन इनवेब यानी कि लिपोप्रोटीन आवरण भी कहा जाता है। और लिपोप्रोटीन आवरण जिन वायरस के अंदर पाया जाता है, उन वायरस को हम क्या बोलते हैं? लिपोवायरस कहा जाता है। और लिपोवायरस जो होते हैं वो सामान्यतः एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए कि जो ये वायरस होता है, वायरस के अंदर एक सेंट्रल कोर होती है, कैप्सिड का आवरण होता है, और लिपिड और प्रोटीन का भी आवरण हो सकता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो सेंट्रल कोर पार्ट है, कोर में इसके क्या पाए जाते हैं? देखो, जो वायरस होता है इसके सेंट्रल पार्ट में क्या पाए जाते हैं? इसके न्यूक्लिक एसिड क्या पाए जाते हैं? इसके न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक एसिड इसमें पाए जाते हैं। और ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं या तो किसी वायरस में डीएनए हो सकता है या किसी वायरस में ये क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है। यदि किसी वायरस के अंदर डीएनए या आरएनए इन दोनों में से एक ही पाया जाएगा, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के समान आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों में से एक होगा। लेकिन जो इसका डीएनए होता है ना, जो इसका डीएनए होता है, डीएनए इसका कैसा हो सकता है, डीएनए इसका राउंड शेप में भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, राउंड शेप में भी हो सकता है। डीएनए इसका कैसा हो सकता है, डीएनए इसका लाइनर भी हो सकता है या अन्य रूप में भी डीएनए हो सकता है। लेकिन ये डीएनए के जो स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड के आधार पर भी अलग अलग हो सकता है। या तो जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है। कैसा हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड को हम क्या बोलते हैं, एसएस डीएनए कहा जाता है। या जो डीएनए होता है ये डीएनए आपका डबल स्ट्रैंड से भी युक्त हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसलिए इसे क्या बोल दिया, इसे बोलते हैं डीएस डीएनए। क्या कहते हैं, डीएस डीएनए। तीसरा है आपका इसमें आरएनए। आरएनए भी क्या हो सकता है, आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। आरएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सामान्यतः जो प्लांट वायरस होते हैं, सामान्यतः जो प्लांट वायरस होते हैं, प्लांट वायरस के अंदर हमेशा ही लगभग या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें कभी भी डीएनए नहीं पाया जा सकता है, केवल और केवल क्या पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा। ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ये आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। लेकिन एनिमल वायरस के अंदर इन चारों प्रकार की संभावना है। एनिमल वायरस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर मात्रा में क्या पाया जाता है, ज़्यादातर मात्रा में जो एनिमल वायरस होते हैं उनके अंदर डीएनए ही पाया जाता है। ठीक है, ये तो था इसका सेंट्रल पार्ट, ये तो था इसका सेंट्रल पार्ट, ये इसका सेंट्रल पार्ट था। अब देखिए स्टूडेंट्स कि सेंट्रल पार्ट के बाहर, यानी कि इसमें ये जो वायरस होता है, वायरस के अंदर सभी प्रकार के कोशिकांगों का क्या होता है, अभाव होता है। सभी प्रकार के कोशिकांगों का क्या होता है, अभाव होता है। अर्थात वायरस के अंदर ना तो रेस्पिरेशन होता है, वायरस के अंदर ना ही किसी प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, वायरस के अंदर किसी भी प्रकार की माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का यानी किसी भी प्रकार के कोशिकांग जो होते हैं इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, किसी भी प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। यानी कि ये जो वायरस होता है, वायरस जो प्रोटीन का यूज़ करता है, ये प्रोटीन स्वयं फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि इनमें सभी प्रकार के ऑर्गन, सभी प्रकार की केमिकल रिएक्शन, सभी प्रकार की रेस्पिरेशंस का क्या होता है, अभाव होता है। अर्थात ये वायरस जो अपना प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन किसी होस्ट सेल से ही अपना प्रोटीन बनवाता है। यानी कि जिस कोशिका में, बड़ी मज़े की बात है कि ये जिस कोशिका में बैठा होता है उसी कोशिका से कहता है कि भाई मेरा प्रोटीन बनाओ। यानी कि ये दादागिरी करने की कोशिश करता है, अर्थात अपना प्रोटीन स्वयं नहीं बनाता है और जिस कोशिका को संक्रमित करता है उसी कोशिका से अपना प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो ये वायरस के बारे में कुछ था कि वायरस जो होता है, वायरस के अंदर सेंट्रल कोर पार्ट होता है जिसमें डीएनए या आरएनए होता है, बाहर कैप्सिड का
आवरण होता है। ये कैप्सिड के आवरण को हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर कहा जाता है। कैप्सिड कहा जाता है। छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, इन इकाइयों को क्या बोलते हैं हम? कैप्सोमियर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो वायरस जो होते हैं ना, वायरस में एक स्पेसिफिक गुण होता है। क्या होता है भाई? वायरस में एक स्पेसिफिक गुण होता है। क्या गुण होता है वायरस का? एक स्पेसिफिक गुण। अब देखिए, हमें पता है कि वायरस के अंदर इसकी पहचान कि ये किस प्रकार का वायरस है, ये पहचान की जाती है इसमें पाई जाने वाली न्यूक्लियोटाइड की संख्या के आधार पर, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जितने नंबर में इसके न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, अर्थात न्यूक्लियोटाइड की संख्या किसी एक वायरस के लिए हमेशा ही क्या रहती है? फिक्स रहती है। अर्थात न्यूक्लियोटाइड की संख्या इनके लिए कभी नहीं बदलती है। किसी पर्टिकुलर वायरस के लिए न्यूक्लियोटाइड की संख्या क्या रहती है? एकदम फिक्स रहती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ये वायरस होते हैं, वायरसों का हम नामकरण भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वायरसों को हम नामकरण भी कर सकते हैं, वायरस को हम नाम भी दे सकते हैं। जो वायरस का नाम होता है, वो हमेशा दो भागों में लिखा जाता है। कितने भागों में लिखा जाता है अभी? वायरस का नाम हमेशा ही दो भागों में लिखा जाता है। इसका पहला जो भाग होता है वो इसका स्पेसिफिक नाम होता है, जबकि दूसरा इसका जो भाग होता है वह इसका क्रिप्टोग्राम बताता है। क्या बताता है? इसका क्रिप्टोग्राम। तो इस आधार पर हम स्पेसिफिक नाम और क्रिप्टोग्राम के आधार पर इसका क्या कर सकते हैं? हम नामकरण भी कर सकते हैं, वायरस का नामकरण कर सकते हैं। वायरस का नामकरण, अभी क्लास का टाइम कम बचा है, वायरस का नामकरण हम कल पढ़ेंगे और फिर कल आगे की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। जो नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस, ये कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।